आखिरकार जब गोल्ड कॉइन के साथ गेट खुलने लगा तभी कोई चोर उसे चुराकर भाग गया। बाकी लोगों को डर था कि कहीं वह चोर गेट बंद ना कर दे, इसलिए वे तुरंत उनके पीछे भागे। किसी ने भी गेट के पूरी तरह खुलने का इंतजार नहीं किया। सी लाइन टावर के लोग समझ रहे थे कि वहां क्या हुआ था, लेकिन वे यह सोचकर परेशान थे कि गोल्ड कॉइन की चोरी कैसे हो गई। प्रभात भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए शिवांक की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। उसने शिवांक से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? शिवांक ने अपने आसपास देखा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस 4 लोग और कुछ ही सी लाइन टावर के सदस्य थे। शिवांक ने सभी को आंका और कहा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सी लाइन टावर के लोग भी परेशान नहीं है। इसका मतलब साफ है कि चोर भले ही गोल्ड कॉइन लेकर भाग गया हो, लेकिन वह गेट बंद नहीं कर पाएगा। शिवांक की बात सुनकर बाकी लोग थोड़ा शांत हुए। सी लाइन टावर के लोग गेट बंद होने को लेकर बिल्कुल नहीं घबराए थे। सभी को गुस्सा तो था, लेकिन उन्हें अंदर जाने की जल्दी नहीं थी। यह देखकर आहान और बाकी लोग राहत महसूस करने लगे। हालांकि श्री अभी भी थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। उसने कहा, मैं शायद आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर आहान हैरान हो गया और श्री से इसका कारण पूछना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि श्री कुछ नहीं बताएगा। शिवांक ने श्री के मन की बात पहले ही भांप ली थी। उसने कहा, श्री, तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कोई दबाव नहीं है। अगर तुम आगे चलना चाहते हो तो चलो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। श्री मुस्कुराता है और बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं आपसे अंदर मिलता हूँ। इतना कहकर वह तेजी से अंदर की ओर भागा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आहान हैरान रह गया। श्री की स्पीड उस चोर से कम नहीं थी। उसने गोल्ड कॉइन चुराया था। प्रभात बेचैन हो रहे थे। उन्होंने कहा, भले ही वह गेट बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहाँ खड़े रहेंगे। शिवांक उनकी बात से सहमत था। उसने सी लाइन टावर के लोगों की ओर देखा और कहा, उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी होगी, चलो उनसे पूछते हैं। आहान ने संदेह के साथ कहा, क्या वे हमें बताएंगे? वे तो हमसे नफरत करते हैं। शिवांक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ करते हैं, लेकिन इस वक्त उनका निशाना वह चोर है। अगर हम उनकी मदद करें तो शायद वे कुछ देर के लिए हमसे दुश्मनी भूल जाएंगे। आहान को भी यकीन नहीं था, लेकिन शिवांक ने कहा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर वे नहीं माने तो गेट तो खुला ही है, हम अंदर चले जाएंगे। अब उनके पास शिवांक की बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सी लाइन टावर के 6 लोग वहां खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। यह उनकी जगह थी और इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी थी, इसलिए सबसे ज्यादा लोग उनकी ओर से आए थे। जब उन्होंने देखा कि आहान और बाकी लोग उनकी ओर देख रहे हैं, वे तुरंत चुप हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी बातें सुने। उनके लीडर ने तीखी आवाज में शिवांक से कहा, हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं। हम सब इस मामले का हिस्सा हैं, इसलिए हमें यह जानने का हक है कि क्या हुआ है। सी लाइन टावर के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवांक की बात को कैसे टालें। वे ही थे जो शुरू से कह रहे थे कि हम सब इनमें से साथ नहीं हैं। अब शिवांक जानना चाहता था कि गोल्ड कॉइन की चोरी कैसे हुई। एक आदमी ने सोचकर कहा, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार आहान आगे आया और बोला, लेकिन अगर आपने नहीं बताया कि अभी क्या हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। जो गोल्ड कॉइन लेकर भागा, आप लोग उसके पीछे भी नहीं गए। क्या इसका कोई खास कारण है? क्या आपको वह कॉइन वापस नहीं चाहिए? एक अन्य आदमी ने दिमाग लगाकर कहा, कोई कारण नहीं है, हमें बस डर है कि कहीं कोई मुसीबत न आ जाए, इसलिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस पर शिवांक ने कहा, जब आप लोग मुसीबत में हैं तो हमसे शेयर क्यों नहीं करते? अगर आप चाहते हैं तो हम मदद कर सकते हैं। बदले में हम कुछ नहीं चाहिए, हम तो वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। शिवांक की बात सुनकर उन्हें लगा कि वह कितनी सच्चाई से बोल रहा था। उनके पास मदद करने का कोई दायित्व नहीं था और वे कुछ मांग भी नहीं रहे थे। आपस में कुछ बात करने के बाद एक आदमी ने गंभीरता से पूछा,
क्या तुम सचमुच हमारी मदद करोगे? शिवांक ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। उस आदमी ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है। शिवांक ने आहान और प्रभात की ओर देखा, मुस्कुराकर, जैसे कह रहा हो कि उसका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन यह पक्का नहीं था कि वे सब कुछ बताएंगे। उस आदमी ने कहा, भले ही तुम मदद करने को तैयार हो, फिर भी कुछ बातें हैं जो हम तुम्हें नहीं बता सकते। शिवांक के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बस उस चोर को पकड़ना चाहते हैं। आपको क्या बताना है और क्या नहीं, यह आपका फैसला है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर सी लाइन टावर के लोग थोड़ा निश्चिंत हुए। कुछ और चर्चा के बाद सभी एक साथ गेट के अंदर गए। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ काफी अंधेरा था और रोशनी बहुत कम थी, जिससे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। जब वे लोग एक गलियारा में चल रहे थे, शिवांक ने सी लाइन टावर के लोगों से पूछा, आप लोग तो सी लाइन टावर के सदस्य हैं, आपको तो पता होगा कि वह चोर कौन था और कहाँ जा सकता है। जिस तरह से वह कॉइन लेकर भागा, साफ है कि वह इसका इस्तेमाल करेगा, तो इसका क्या उपयोग है? यह कोई रहस्य तो नहीं है। सी लाइन टावर के लोग जवाब देने में हिचकिचा रहे थे। आहान ने कहा, अगर आप अभी भी नहीं बताएंगे तो जब हम वहां पहुंच जाएंगे, हमें खुद पता चल जाएगा कि वह कॉइन लेकर कहां गया। हम तो बस पहले से जानना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद आहान सही कह रहा है। फिर भी थोड़ा सोचने के बाद एक आदमी ने कहा, दरअसल तुम्हारे आने से पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे। वह गोल्ड कॉइन लेकर सिर्फ एक ही जगह जा सकता है, और वह है राजा की समाधि। राजा की समाधि? आहान ने हैरानी से पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा और बोला, हाँ, पूरे सीक्रेट स्टेज में वह सबसे रहस्यमय और अजीब जगह है, सी लाइन टावर के रिकॉर्ड्स में भी, जिसका जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है। आहान ने सोचा और पूछा, अगर ऐसी बात है तो आपको कैसे पता कि वह वहां गया है? वह आदमी फिर हिचकिचाया और बोला, क्योंकि शायद वह जानना चाहता था कि समाधि का रास्ता कैसे खुलता है और उसके अंदर क्या है। यह बात पहले वाली बात से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। कोई व्यक्ति जो सी लाइन टावर से नहीं था, वह इतना बड़ा रहस्य जानता था। लोग सोचने लगे कि क्या सी लाइन टावर वाकई सीक्रेट स्टेज की रक्षा करने के काबिल है। सी लाइन टावर के लोग बाकियों के मन की बात समझ गए। उन्होंने समझाया, उसे यह जानकारी इसलिए मिली क्योंकि रिकॉर्ड्स चोरी हो गए थे। यह सुनकर आहान और भी हैरान हो गया। उसने कहा, अगर आपको पता था कि रिकॉर्ड्स चोरी हो गए थे तो आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? क्या आपको पता नहीं था कि वह कुछ करने की कोशिश करेगा? उस आदमी ने जवाब दिया, हमें नहीं पता था। इस चोरी को 100 साल हो चुके हैं। तब के इंचार्ज ने चोरों को पकड़ लिया था और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। हमें नहीं मालूम था कि कोई और इस जानकारी को जान लेगा। हमें क्या पता था कि हमारा दुश्मन इतने सालों तक छिपा रहेगा और जबकि सीक्रेट स्टेज खुलेगा तो वह हमला कर देगा। इस मामले में उन पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। शिवांक ने उन्हें सांत्वना दिया और कहा, अब इन बातों को छोड़ो, हमें उस चोर का मकसद पता लगाना ही होगा, तो हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। अगर वह गायब हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में पछताने से बेहतर है कि हम अभी कुछ करें। यह सुनकर सी लाइन टावर के लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। उनमें से एक ने कहा, एक समस्या और है, हमें नहीं पता कि समाधि कहाँ है। हमने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा है, लेकिन उसका कोई नक्शा या रास्ता हमारे पास नहीं है। यह सुनकर आहान ने कहा, अगर ऐसा है तो हमारे पास अंदाजे से चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम संभावित रास्तों को ढूंढ सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास कोई सुराग ही ना हो। उन्होंने मना नहीं किया और बोले, कुछ सुराग तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कितनी सही है। शिवांक ने कहा, शुक्र है कुछ तो पता है। हम उन सुरागों के आधार पर समाधि ढूंढेंगे। कुछ ना होने के से तो बेहतर है कुछ तो हो। अब उन्हें सीक्रेट स्टेज में बहुत नीचे जाना था, क्योंकि समाधि का वाहन होने का सबसे ज्यादा अंदेशा था। नीचे जाते जाते तापमान बहुत कम हो गया। सभी मसाल
आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्हें ठंड ज़्यादा नहीं लग रही थी। लेकिन शिवांक के लिए यह मुश्किल था, वह ऐसी ठंड सहन नहीं कर सकता था। आहान यह जानता था और उसे डर था कि कहीं शिवांक को ठंड की वजह से परेशानी न हो जाए। उसने अपना कोट उतारा और शिवांक को देते हुए कहा, इसे पहन लो। शिवांक ने बिना नुकुर किए कोट पहन लिया। जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो अचानक रुक गए। उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे हैरान रह गए। वहाँ एक सांप लटक रहा था, उसका गला घोटा गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यह आदमी कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? क्या सी लाइन टावर के पास इसका जवाब होगा? वहाँ उन्हें एक लाश दिखी जिसकी मौत हाल ही में हुई मालूम पड़ती थी। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, शायद इसकी मौत यहाँ की किसी मैकेनिज्म की वजह से हुई है। लेकिन लाश को देखते ही सभी समझ गए कि सी लाइन टावर के लोग कुछ छिपा रहे थे। सीक्रेट स्टेज में मौजूद लोग मार्शल आर्टिस्ट थे और इतने निपुण थे कि इतने साधारण मैकेनिज्म से उनकी मौत होना संभव ही नहीं थी। सबको एहसास हुआ कि आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। उन्हें अब हैरान होने से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें और लाशें दिखीं। किसी का गला कटा था तो किसी के सिर में तीर घुसा था। सभी की मौत बहुत बेरहमी से हुई थी। यह देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग बेचैन हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अगर वे किसी जाल में फंसे थे तो इतने लोग उसमें कैसे फंस सकते थे? आहान अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से एक लाश के पास गया और उसकी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वह बहुत उत्तेजित था। उसका डर बहुत ज्यादा था। आहान ने लाश को और ध्यान से देखा और कहा, मरने से पहले ये लोग किसी जहर से प्रभावित हुए। यह जहर क्या हो सकता है? प्रभास भी पास आए और लाश की जांच की। उनका आकलन भी आहान जैसा था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके दिमाग जहर से प्रभावित किया हो, जिसकी वजह से वे इस जाल में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। यह सुनकर शिवांक ने सी लाइन टावर के लोगों की ओर देखा, जैसे जवाब का इंतजार कर रहा हो। वे समझ गए कि अब छिपाने से कोई का फायदा नहीं और कोई काम नहीं चलेगा। उन्होंने सच बता दिया, यह पर्पल मिस्ट पॉइजन है। अगर कोई इसके संपर्क में आता है तो वह बहुत उत्तेजित हो जाता है और सोचने की क्षमता खो देता है। सी लाइन टावर के लोगों ने पहले यह बात नहीं बताई थी क्योंकि उनकी और बाकियों के बीच सहमति अचानक बनी थी और वह इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जब आहान और प्रभात को इस जहर के बारे में पता चल गया था, उन्हें और सावधान रहना जरूरी था। भले ही वे कितने शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हों, इस जहर के असर से बचना मुश्किल था। आगे का रास्ता सरल लग रहा था, लेकिन बीच बीच में लाशें दिख रही थीं, जो आने वाले खतरों की चेतावनी दे रही थीं। अब वे जान चुके थे कि पर्पल मिस्ट का असर कितना खतरनाक है। जिन लोगों पर इसका असर हुआ था उनकी हालत बहुत खराब थी। काफी देर चलने के बाद आहान ने कहा, हम इतना दूर आ गए हैं लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। अगर हम ऐसे ही ढूंढते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इतना बेचैन होने की बजाय हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। गोल्डन कोइन की चोरी के बाद से सी लाइन टावर के लोग बहुत बेचैन थे। वे बार बार जल्दी चलने को कह रहे थे, लेकिन बेचैनी से समस्या हल नहीं हो रही थी। सीक्रेट स्टेज बहुत बड़ा था और उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल रहा था और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिल रहा था। पहले सभी ने सोचा था कि वहाँ हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ पत्थर ही दिख रहे थे। सी लाइन टावर के लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वे एक जगह पर रुककर आराम करने लगे। अभी वे कुछ देर आराम कर ही रहे थे कि तभी दो लोग वहाँ पहुँचे। वे शायद वही लोग थे जो उनके साथ अंदर आए थे। आहान को वे कुछ पहचाने से लगे। उसने पूछा, क्या तुम्हें वह आदमी या कोई सुराग मिला? लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया
और उनकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे पास आए उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। यह देखकर सी लाइन टावर के 2 लोग उनकी ओर आए, लेकिन इससे पहले ही वे कुछ कर पाते उन दोनों ने उनकी गर्दन पर हमला कर दिया और उनका खून चूसने लगे। यह देखकर सभी हैरान रह गए। सी लाइन टावर के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाए। उन्हें लग रहा था कि अगर वे पास गए तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। जो 2 लोग खून चूस रहे थे वे अब इंसान नहीं बल्कि राक्षसी प्राणी जैसे हो गए थे। उनसे भिड़ना लगभग असंभव था। प्रभास ने कहा, इनके साथ क्या हो रहा है? लेकिन सी लाइन टावर के लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं था। वे नहीं जानते थे कि ये दोनों कौन थे और यह सब क्या हो रहा था। उनके पास सोचने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि उन दोनों प्राणियों ने अब बाकियों पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। आहान और प्रभास के लिए शिवांक की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। सी लाइन टावर के बचे हुए 4 लोगों ने उन दोनों प्राणियों पर हमला किया। एक ने चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो? इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। यह साफ था कि वे दोनों प्राणी बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अगर सब मिलकर काम नहीं करते तो स्थिति और खराब हो सकती थी। आहान ने प्रभास से कहा, आप शिवांक की रक्षा करें, इनसे मैं निपटता हूँ। प्रभास शिवांक की अहमियत समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भरी। आहान को अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने उन दोनों प्राणियों पर हमला कर दिया। 5 लोगों ने मिलकर उन दोनों को घेर लिया। वे भले ही ताकतवर थे, लेकिन लगातार हमलों से थक गए थे। सी लाइन टावर के एक आदमी ने एक प्राणी पर हमला किया। जब उसने बचने की कोशिश की तो आहान ने पूरी ताकत से उसके सिर पर प्रहार किया। इस वार से उसकी साइड से खून बहने लगा और वह मर गया। अब सिर्फ एक प्राणी बचा था। जब सभी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, वह भागने लगा, लेकिन इतने लोगों के बीच से निकलना उसके लिए मुश्किल था। जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगा, भात ने चिल्लाकर आहान से कहा और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब वहाँ सिर्फ 4 लोग बचे थे, आहान, प्रभास, शिवांक और सी लाइन टावर का एक आदमी। 2 सी लाइन टावर के लोग मारे जा चुके थे, जिनका खून उन प्राणियों ने चूस लिया था। यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। बचे हुए लोग बहुत उदास थे। आहान ने धीरे से कहा, लगता है सीक्रेट स्टेज में यह जहर फैला हुआ है। ये दोनों पर्पल मिस्ट के संपर्क में आए होंगे और इसके बाद अपना आपा खो बैठे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो भी इस जहर के संपर्क में आएगा वह दूसरों के लिए खतरा बन जाएगा। सब शांत हो गए। 4 लोगों की भयानक मौत ने उन्हें हिला दिया था। सी लाइन टावर के लोगों मौत उनके सामने हुई थी, इसलिए वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। इस स्थिति में वे सिर्फ मायूस हो सकते थे, लेकिन रुक नहीं सकते थे। सभी इतने थक चुके थे कि उन्हें आराम की जरूरत थी। लाशों के बीच बैठकर वे अजीब महसूस कर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद शिवांक ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर हम आगे नहीं जा सकते तो हमें वापस जाना चाहिए। आगे के खतरों से बेहतर है कि हम यहीं से लौट जाएं। शिवांक एक साधारण इंसान था, लेकिन वह ज्यादा डरा हुआ नहीं था। वह थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन उसका रवैया किसी मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं था। उसने यह बात डर से नहीं बल्कि एक सलाह के तौर पर दी थी। शिवांक की बात इतनी गंभीर थी कि प्रभास भी इसे गंभीरता से लेने लगे। बाकी लोगों ने भी इसे सुना। प्रभात ने कहा, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आहान ने प्रभात की ओर देखा। सीक्रेट स्टेज में सबसे बड़ा रहस्य ग्रैंड मास्टर रियलटम तक पहुंचना था, लेकिन प्रभात को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले ही ग्रैंड मास्टर थे। उनके लिए यह सब बेकार था। वे सिर्फ वर्मा फैमिली के लिए आए थे, और जब फैमिली हेड शिवांक ने खुद कह दिया था कि वापस जाना चाहिए, तो उनके लिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बाकी लोग एक प्राचीन किताब ढूंढने आए थे, जिसे रिटार्निंग हार्ट बुक कहा जाता था। उन्होंने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी।
इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैन सी लाइन टावर के लोग थे। उनका रवैया बहुत तीखा और स्पष्ट था। उनके हाथ से गोल्ड कॉइन जा चुका था और उनके 2 लोग मारे जा चुके थे। यह स्थिति उनके लिए बहुत खराब थी। सी लाइन टावर के लीडर ने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वह जानता था कि सिर्फ कहने से लोग मान नहीं जाएंगे। उसने आगे कहा, आप लोग बिना गोल्ड कॉइन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। वह गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब सिर्फ उस गोल्ड कॉइन से ही खुल सकता है। अब किसी की ताकत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सुनकर आहान चिढ़ गया। इसका मतलब था कि वो सिर्फ गोल्ड कॉइन की मदद से ही बाहर जा सकते थे जो चोरी हो चुका था। वह सी लाइन टावर के आदमी के पास गया और बोला, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? आहान बहुत गुस्से में था, लेकिन वह आदमी घबराया नहीं। उसकी ताकत भी कम नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो वापस उस रास्ते से जाकर देख लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि गेट बंद हो चुका है। क्या वाकई में गेट बंद हो चुका है? अब भी लोग इस गेट से बाहर कैसे निकलेंगे? आहान को सी लाइन टावर के आदमी की बात पर भरोसा हुआ, क्योंकि उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। फिर भी उसने शिवांक की तरफ देखकर कहा, हमें चालाक। उसने शिवांक की तरफ देखकर कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। शिवांक ने सी लाइन टावर के लोगों की ओर देखा और तसल्ली से बोला, हम अंदर जा रहे थे, तब आपने इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं बताया। सी लाइन टावर के एक आदमी ने जवाब दिया, उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ गोल्डन कॉइन की बात थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शिवांक ने पूछा, तो फिर आपने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। दरवाजा बंद हो चुका है और अब उसे खोलने के लिए तुम्हारी जानकारी और ताकत पर निर्भर रहना होगा। तुम्हारा मार्शल आर्ट्स भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हारी मदद हमारे काम आ सकती है। तुम्हें हमारे साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। आहान को गुस्सा आ रहा था। वह उस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उस आदमी ने शिवांक की तरफ देखा। इस वक्त फैसला शिवांक को लेना था। शिवांक भी गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और कहा, आपकी बातों से साफ है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन हम पहले यह कंफर्म करना चाहेंगे कि दरवाजा वाकई बंद है या नहीं। उसके बाद ही हम आपकी मदद करेंगे। सी लाइन टावर का एक आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने कहा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर सभी वहां से उठे और दरवाजे की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें और लाशें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी बाहर निकलने की कोशिश में थे, लेकिन किसी ने उन पर हमला कर दिया था। अब तक वे लगभग 20 लाशें देख चुके थे, जबकि उस जगह पर कुल 70-80 लोग थे। कितने लोग मरे थे या अभी जिंदा थे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। वे बस लाशों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा वाकई में बंद था। आहान ने आसपास ध्यान से देखा कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। सी लाइन टावर के आदमी ने तंज कसते हुए कहा, अब बोलो, अब तो भरोसा हो गया। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सच का सामना कर रहा था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, इतना खुश होने की क्या बात है? तुम भी हमारे साथ यहाँ फंसे हो। यह सुनकर वह आदमी एकदम चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह भी इस जाल में फंसा हुआ था और उसे बाहर निकलने के लिए आहान और उसके साथियों की मदद चाहिए। शिवांक ने कहा, जब सब कुछ साफ है तो अब हमें इस पर बहस करने की बजाय यह सोचना चाहिए कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। आहान ने कहा, यहाँ से निकलने का और क्या रास्ता हो सकता है? हमें उस गोल्ड कॉइन को ढूंढना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि वह किसी कोने में मरा हुआ ना मिले। अगर ऐसा हुआ तो हम वह कॉइन कभी नहीं पा सकेंगे। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, अगर वह मर गया तो कॉइन किसी
ट्रैप में होगी। आहान ने जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने इस पर और बात नहीं की। इतनी मेहनत के बाद वे थक चुके थे। उन्होंने दरवाजे के पास एक जगह ढूंढी और वहां आराम करने लगे। बात करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वे चुपचाप आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करने लगे। लेकिन ऐसी जगह पर नींद आना मुश्किल था। कुछ देर बाद उनके कानों में किसी के भागने और चीखने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पास ही भागता हुआ आ रहा था। आवाज सुनते ही सबने आंखें खोल ली। कोई भी सो नहीं पा रहा था। आवाज सुनते ही सबने आंखें खोल ली। कोई भी सो नहीं पा रहा था। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और कोई उसका पीछा कर रहा है। आहान को भी वही आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी तेजी से भागता हुआ आ रहा था। आहान ने उसे भीड़ से पहले देखा था, लेकिन उसका माउथलेट बना था। वह बिल्कुल अलग था। उसके पीछे एक दूसरा आदमी था, लगभग 30 साल का, शांत और संयमित ढंग से चल रहा था। भागने वाला आदमी जब आहान और बाकी लोगों के पास पहुंचा तो उसने चीखकर मदद मांगी और बचाओ, मुझे इस आदमी से बचाओ। आहान और बाकी लोगों की स्थिति समझ नहीं आई, इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तभी वह भागने वाला आदमी अचानक आगे की ओर गिर पड़ा, जैसे किसी चीज से टकराया गया हो। प्रभात ने कहा, यह कोई छिपा हुआ हथियार है। आहान हैरान था। अंधेरा होने के बावजूद उसे भरोसा था कि अगर कोई हथियार होता तो उसे आवाज सुनाई देती, लेकिन ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखा। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, वह गिरने के बाद उठा नहीं, वह मर चुका था। आहान को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से मर जाएगा। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था, उसने अब आहान और बाकी लोगों की ओर देखा। उसे दिख रहा था कि दरवाजे के पास कुछ लोग हैं। वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं खड़ा रहा। सी लाइन टावर के एक आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उनके पास एक नामों की सूची थी जिससे वे उनकी पहचान कर सकते थे। उस आदमी ने जवाब दिया, आप लोगों को डिजर्व करने के लिए माफी चाहता हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। आप लोग आराम कर सकते हैं। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, हमारा आराम कोई मायने नहीं रखता। तुम देख सकते हो कि यह दरवाजा पूरी तरह से बंद है और बाहर जाने का यही एक रास्ता है। उस आदमी ने दरवाजे को गंभीरता से देखा और बोला, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि इसे खोलने का तरीका सिर्फ आपको पता है और आपके बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सी लाइन टावर के आदमी ने जवाब दिया, हाँ भी और ना भी। हम दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन हमें पता है कि इसे कैसे खोला जा सकता है और इसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आहान समझ गया कि यह नया आदमी बहुत ताकतवर था। सी लाइन टावर के लोग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। आहान और प्रभात पहले से ही बहुत मजबूत थे, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए उनकी ताकत काफी नहीं थी। अगर यह आदमी उनके साथ आ जाता तो उनकी ताकत बढ़ सकती थी। इस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने कभी यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाना चाहेगा। क्या वह जानबूझकर यहाँ मरने आया था? आहान ने पूछा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो लोगों को मार क्यों रहे हो? क्या तुम यहाँ किसी को मारने आए हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने इसे तुम लोगों को बचाने के लिए मारा। यह आदमी अपने होश खो चुका था। अगर मैं इसे नहीं मारता तो यह तुम सबको मार देता। सब समझ गए कि शायद उस आदमी पर पर्पल मिस्ट पॉइजन का असर हो गया था। शायद उसने कुछ ऐसा देखा या किया था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। आहान को पहले शक हुआ कि वह सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन फिर उसने सोचा कि आहान को पहले शक हुआ कि वह सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी।
अगर वह किसी को मारना चाहता तो चुपके से मार सकता था। उसे उनके सामने खड़े होकर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। आहान ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, फिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा मकसद क्या है? उस आदमी ने आहान को घूरा, फिर आसपास देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वह बहुत सहज लग रहा था। उसने कहा, मेरा यहाँ आने का कोई खास मकसद नहीं है, मुझे बस यह जगह पसंद है। मैं इस जगह से प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। यह जवाब सुनकर सबको बहुत अजीब लगा। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन शिवांक को शायद कुछ समझ आ गया था। उसने कहा, मरना हमारे साथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई यह सोच ले कि उसे मरना है तो इसका मतलब है कि उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा दुख क्या है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समस्या हल हो जाए और तुम इस दुनिया को और देख सको। यह सुनकर उस आदमी का सारा ध्यान शिवांक पर केंद्रित हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी मन की बात पढ़ रहा हो और वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने गुस्से में कहा, तुम कुछ जानते नहीं हो, फिर भी बकवास कर रहे हो। शिवांक ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो सकता है मैं कुछ ना जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिंदगी बहुत कीमती है। उस आदमी ने शिवांक को घूरा और बोला, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनते ही आहान और प्रभात सतर्क हो गए। वे जानते थे कि यह आदमी एक ही झटके में शिवांक को मार सकता था, लेकिन शिवांक ने नरमी से कहा, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को मत दो। सबको लगा कि अब वह शिवांक पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बस शिवांक को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वह मुड़कर अंधेरे में चला गया। उसके जाने के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अब वे लोग आराम भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा सा खाना पीना था उसे खाया पिया और फिर उस गोल्ड कॉइन को ढूंढने निकल पड़े। यह जगह बहुत विशाल थी, इसलिए उन्हें काफी वक्त लगने वाला था। तभी सी लाइन टावर के लोगों को कुछ अजीब सी चीख सुनाई दी। उन्होंने हैरानी से कहा, यह क्या है? सबका ध्यान उस चीख पर गया। वह कुछ ऐसा था जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। तभी सी लाइन टावर के लोगों को कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उन्होंने हैरानी से कहा, यह क्या है? सबका ध्यान उस चीज पर गया। वह कुछ ऐसा था जिसे देखकर सभी दंग रह गए। रास्ते में उन्हें एक ऐसा बहुत बड़ा गड्ढा दिखा जिसमें इंसानों की हड्डियां भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत सारे लोगों की एक साथ मौत हुई थी। शायद वह जगह पहले युद्ध का मैदान थी, या फिर ये लोग कोई नौकर या गुलाम थे जिन्हें मार कर दफना दिया गया था। जो भी हो, वह दृश्य बहुत खतरनाक और डरावना था। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, लोग राजा के नौकर थे। जब राजा की मृत्यु हुई तो इन्हें भी उसके साथ दफना दिया गया, क्योंकि ये राजा की संपत्ति माने जाते थे। गुलामी प्रथा बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ का मंजर ऐसा था जैसे सब कुछ हाल ही में हुआ हो। सब कुछ बहुत साफ और स्पष्ट दिख रहा था। सी लाइन टावर के दूसरे आदमी ने कहा, अगर हमें इन लोगों की दफन जगह मिल गई है तो राजा की समाधि भी आसपास ही होगी। यह सुनकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी आहान को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने किसी परिचित चेहरे को देखा है, शायद श्री को। वह उस दिशा में बढ़ने लगा कि प्रभात ने उसका हाथ पकड़ लिया। आहान ने हैरानी से पूछा, मुझे रहे हो? प्रभात ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं लगती यह एक जाल हो? कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा। आहान पहले चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रभात की बात सही हो सकती है। ऐसी अजीब जगह पर अगर वह अपने समूह से बिछड़ जाता तो उसकी जान को खतरा हो। उसने प्रभात की ओर देखा, कहा, थैंक यू प्रभात। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां उसे श्री दिखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी के होने का कोई नामो निशान नहीं था। यह शायद आहान को भरने की कोशिश थी। अब वे लोग सुरागों के आधार पर राजा की समाधि ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें लोकेशन मिल गई।
रास्ते में ढेर सारी हड्डियां बिखरी थीं। हड्डी हवा के झोंके उनके शरीर में सिरहन पैदा कर रहे थे। शायद मनोवैज्ञानिक डर की वजह से भी सभी के कदम तेज हो गए। उन्होंने जल्दी ही उस डरावने क्षेत्र को पार कर ली। आहान को फिर से एक आकृति दिखाई दी जो उनके आगे चल रही थी। इस बार न केवल आहान बल्कि बाकी लोगों को भी वह दिख रही थी। शिवांग ने कहा, वहाँ देखो, वह हमसे आगे है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे हमसे क्या चाहिए। वह आकृति उन्हें तो दिख रही थी, लेकिन उसका मकसद क्या था यह कोई नहीं जानता था। उसके अजीब व्यवहार ने सबको उत्सुकता और संसुकता से भर दिया था। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, चलो साथ में चलकर देख। और वह जानता था कि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। उसने सोचा कि इस वक्त बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तभी सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, हमें ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। अगर उस आदमी को हमसे मिलना होता तो वह खुद हमारे पास आ जाता। आहान ने सबकी ओर देखा, सभी का सही कहना था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, आहान का ध्यान उस आकृति यानी सिरी पर था। सिरी को भी पता था कि आहान उसे देख रहा है, शायद इसलिए वह धीरे धीरे गायब हो गया। वह जानता था कि वह उनके पास नहीं आएगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें कीमती जेवरात और अन्य सामान दिखे। ये चीजें इस बात का सबूत थी कि वे सही दिशा में जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि राजा की समाधि अब ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। जब श्री उन्हें अपने पास बुलाने में नाकाम रहा तो वह खुद उनके सामने आ गया। उसने उन्हें आगे जाने से रोका और कहा, तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आहान श्री को गंभीरता से देख रहा था। उसे शक था कि कहीं श्री को भी पर्पल मिस्ट पॉइजन का असर तो नहीं हुआ, लेकिन श्री पूरी तरह से होश में और सामान्य लग रहा था। शिवांग ने मुस्कुराते हुए, श्री तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आगे कोई खतरा है? अगर है तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। श्री ने गंभीर स्वर में कहा, आगे बहुत बड़ा खतरा है। अगर तुम लोग आगे गए तो पक्का मर जाओगे। उसकी बात में इतनी गंभीरता थी कि सभी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि श्री सच बोल रहा है। शिवांग ने पूछा, कैसा खतरा? कोई जाल है या फिर वह चोर हमारा इंतजार कर रहा है? अगर तुम हमें अभी बता दो तो हमारे लिए उससे निपटना आसान हो जाएगा, और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कैसे कह सकते हो कि आगे खतरा है? शिवांग का सवाल शांत लेकिन बहुत सीधा था। श्री के जवाब से उन्हें अंदाजा हो सकता था कि आगे क्या होने वाला है। श्री कुछ बोल पाता तभी एक और आदमी वहां आ गया। वह इतनी धीमी और चुपके से आया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब वह उनके सामने आया तभी उन्हें एहसास हुआ। उस आदमी ने कहा, दोबारा मिलकर अच्छा लगा। फिर उसने सबको ध्यान से देखा, खासकर श्री को, और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो जाने दो। श्री ने जवाब दिया, ऐसा मत कहो कि तुम्हें नहीं पता कि वह अंदर है। यह सुनकर आहान और बाकी सबके दिमाग में सवाल उठा कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं। ऐसा मत कहो कि तुम्हें नहीं पता कि वहाँ अंदर क्या है। यह सुनकर आहान और बाकी सबके दिमाग में सवाल उठा कि ये लोग की बात कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा हुआ कि शायद वे उस चोर की बात कर रहे हैं। इसके पास गोल्ड कॉइन था। नए आए आदमी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि वहाँ अंदर क्या है। श्री ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें पता है तो फिर तुम इन्हें अंदर कैसे जाने दे सकते हो? उसने इस मौके का बहुत समय से इंतजार किया है। उस आदमी ने जवाब दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह बस एक चोर है। वह अपनी खुशी और फायदे के लिए काम करता है और लोगों का इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनकर श्री को गुस्सा आ गया। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने ऊंची आवाज में कहा, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें उसकी इस तरह बेइज्जती नहीं करने दूंगा। इतना कहकर श्री ने उस आदमी पर हमला कर दिया। श्री बहुत ताकतवर था, लेकिन वह आदमी भी कम नहीं था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर मुक्के और लाते बरसा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे की जान लेने के लिए
नहीं बल्कि सबक सिखाने के लिए लड़ रहे थे। श्री ने उस आदमी की छाती पर जोरदार मुक्का मारा और पीछे हट गया। वह मुक्का इतना हल्का नहीं था, उस आदमी को दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, प्यार की वजह से सच नहीं बदल जाएगा। उसने चोरी की है और वह एक चोर ही है। इस बार उसने यह बात इतनी गंभीरता से कही कि श्री को बड़ा रिएक्शन देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री बस उसे घूरता रहा और मन ही मन में गालियां देता रहा। तभी अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सपना टूट गया हो। सबने तुरंत उस आवाज की दिशा में देखा। वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी। उन्हें लगा कि किसी ने समाधि को खोल दिया है। अब श्री से कोई मतलब नहीं था। सी लाइन टावर के लोग सबसे पहले उस दिशा में भागे। उनके पीछे शिवांक, आहान और प्रभात भी दौड़ पड़े। श्री उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने कहा, क्या कर रहे हो, जाने दो उन्हें। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अगर तुम गए तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। श्री ने जवाब दिया, तुम्हें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वह भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। उस आदमी ने निराशा में सिर हिलाया। शायद वह श्री के जाने से परेशान था, या फिर इसलिए कि वह उन्हें रोक नहीं पाया। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वहाँ ड्रैगन और बड़े बड़े पक्षियों जैसे आकृतियों के चित्र बने थे। ये चित्र इतने सजीव थे कि उन्हें देखकर कोई भी चौंक जाता। रास्ता बिल्कुल सीधा था और दोनों तरफ जलती हुई मसाले रास्ता दिखा रही थी। सामने दो बड़े पत्थरों के बीच एक दरवाजा था जो पहले से ही खुला हुआ था। आहान और बाकी लोग वहां रुक गए। जब उन्होंने अंदर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, यह राजा की समाधि है। इतना कहते ही एक आदमी अंदर की ओर दौड़ा, लेकिन तभी कहीं से एक भाला उड़ता हुआ आया। उस आदमी की गति इतनी तेज थी कि वह भाले से बच गया और जमीन पर गिर पड़ा। भाला सीधा जमीन में धंसा। सी लाइन टावर के लोग घबरा गए। उनमें से एक आदमी जो एक मसाल के पास खड़ा था बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि वह खतरे से बच गया है, लेकिन तभी उसे कुछ चुभा। आहान और बाकी सबने यह देखा, लेकिन कोई कुछ बोल पाता उससे पहले वह आदमी अपना सिर पकड़कर चीखने लगा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह तड़प कर मरने लगा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह तड़प कर मरने लगा। यह कोई जहर नहीं था। उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि उन्हें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। तभी श्री भी वहां आ पहुंचा। उसने लाश और सबके चेहरों को देखा तो उसे समझ आ गया कि यहाँ क्या हुआ था। उसने कहा, मैंने कहा था कि आगे खतरा है। अगर तुम लोग आगे जाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। सी लाइन टावर के लोग उसे गुस्से से देख रहे थे। वे उस पर हमला करके सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन श्री ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर जा सकते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आहान और बाकी लोग उस अंधेरे मंदिर को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह समाधि वाकई गोल्डन कॉइन की ओर ले जाएगी या यह एक और घातक चाल है। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे सब एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने का फैसला करने लगे, यह जानते हुए कि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। समाधि के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक और भयानक घटना हुई। सी लाइन टावर का एक आदमी अचानक मर गया। उसकी मौत का कारण एक जहरीला हथियार था जो किसी से छिपा नहीं था, और यह एक जाल था। श्री ने चेतावनी दी, मैंने कहा था कि आगे खतरा है। अगर तुम लोग आगे गए तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी और तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। सी लाइन टावर के लोग अब उसे गुस्से में देख रहे थे। उन्हें लगा कि श्री कुछ छिपा रहा है, लेकिन वे जानते थे कि श्री से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उन्होंने प्रभात की ओर देखा और कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते। इस आदमी को कुछ तो पता है। अगर यह सच बोल दे तो हमारे लिए कुछ आसान हो जाएगा। प्रभात ने शिवांक की ओर देखा, जैसे वह उसकी राय जानना चाहता हो। शिवांक ने कुछ सोचा और कहा, हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं श्री को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने मेरी जान बचाई थी। अगर मैंने उसे चोट पहुंचाई तो यह गलत होगा। यह सुनकर सी लाइन टावर के लोग और भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा,
यह कैसी बकवास है। इस वक्त भी तुम सही गलत की बात कर रहे हो। क्या तुम सारी जिंदगी यही फंसे रहना चाहते हो? शिवांक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और श्री की ओर देखते हुए बोला, श्री अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना श्री अगर तुम हमें अंदर नहीं जाने देना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम हमें यहाँ फंसा भी नहीं सकते। हमें बाहर निकलना है। श्री जानता था कि उनकी मांग जायज है, लेकिन वह हिचकिचाया। फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी आरवन, जो पहले श्री के साथ बहस कर चुका था, बोला, तुम कब तक उसके लिए पागल रहोगे? श्री ने उसकी ओर मुड़कर देखा और गुस्से में कहा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि लोगों की जान भी ले सकता हूँ। आरवन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही आरवन ने अपनी बाजू हिलाई और उसमें से एक तेज सुई निकली। श्री ने उसे चकमा दे दिया। उसके तुरंत बाद दूसरा हमला हुआ। आरवन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही आरवन ने अपनी बाजू हिलाई और उसमें से एक तेज सुई निकली। श्री ने उसे चकमा दे दिया। इसके तुरंत बाद दूसरा हमला हुआ, लेकिन श्री ने उसे भी चकमा दिया। इस बार सुई पीछे जाकर एक पत्थर के लैंप से टकराई और उसमें छेद हो गया। सब समझ गए कि यह सुई कितनी खतरनाक थी। कुछ देर तक हमलों को चकमा देने के बाद श्री की हालत खराब हो गई। वह थक चुका था और एक और हमला नहीं झेल पाया। आखिरकार एक सुई उसके शरीर में जा लगी। उस जगह खून बहने लगा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। श्री ने आरवन से कहा, मैं अपनी हालत के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता। श्री ने आरवन से कहा, मैं अपनी हालत के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता। जो हुआ वह होना ही था। मैं यही डिजर्व करता हूँ, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ और मरने का इंतजार कर रहा हूँ। सब समझ गए कि यह सब उस गोल्ड कॉइन के चोर से जुड़ा था। चाहे वह श्री हो या आरवन, उनका यहाँ होना उस चोर की वजह से ही था। श्री की हालत देखकर और सामने के खतरनाक रास्ते को देखते हुए आहान और बाकी लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ा। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। श्री को बहुत दर्द हो रहा था, न सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक भी। वह उस लड़की से प्यार करता था जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ दर्द और धोखा मिला। उसने पहली बार उस लड़की को देखा था, तभी वह समझ गया था कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आरवन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की थी कि वह उस लड़की के चक्कर में ना पड़े, लेकिन श्री नहीं माना। अब श्री को एहसास हो रहा था कि वह कुछ ही देर का मेहमान है। उसने आरवन से पूछा, आरवन, क्या तुम जानते हो कि मैं उससे प्यार करता था? आरवन ने खुद को शांत करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। श्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वह तुम्हें पसंद करती है। आरवन ने श्री की ओर देखा और बोला, वह झूठ बोल रही है। वह सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। वह बहुत मतलबी है। श्री यह बात मानने को तैयार नहीं था। वह मौत के करीब था, लेकिन फिर भी अपने प्यार की बेइज्जती नहीं सुन सकता था। उसने कहा, वह इंसान है, कोई मशीन नहीं। आरवन देख चुका था कि श्री अब मरने वाला है, इसलिए वह बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, जब वह मेरे पास आई थी तो उसने समाधि के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैंने उसे सब बता दिया, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। मेरे पास उसके लिए और कुछ नहीं था। इन दोनों की बातें सुनकर आहान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी औरत थी जिसके लिए ये दोनों इतना पागलपन दिखा रहे थे। वह और जानना चाहता था। श्री ने कमजोर आवाज में कहा, उसे ढूंढो, तुम्हें वह जरूर मिलेगी। इतना कहते कहते श्री की सांसें थम गईं। उस सुई के जहर की वजह से उसके अंदरूनी अंगों से खून बह रहा था। देखते ही देखते श्री ने सबके सामने दम तोड़ दिया। शिवांक उसे देख रहा था। उसे याद था कि डिजल वुल्फ के लोगों से श्री ने
ही उसकी जान बचाई थी, लेकिन आज वह श्री के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मजबूर था। आरवन श्री के पास आया और उसकी लाश को अपने कंधों पर उठा लिया। उसने कहा, यह जगह अच्छों का दिमाग खराब कर देती है और उनसे कुछ भी करवा लेती है। यह कहते हुए आरवन वहां से चला गया। अब सी लाइन टावर के लोगों को अंदर जाने की जल्दी थी। दरवाजा खुले हुए काफी देर हो चुकी थी और उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। यह सोचकर ही वे बेचैन हो रहे थे। शिवांक भी जानना चाहता था कि अंदर क्या चल रहा है, कि अब उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। उनकी आंखों के सामने अभी अभी श्री की मौत हुई थी, इसलिए आहन, प्रभात और बाकी लोग बहुत सावधान थे। वे जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। रास्ते में उन्होंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। आखिरकार वे उस पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। दोनों तरफ अजीब तरह की आकृतियां बनी थीं, ड्रैगन और बड़े बड़े बच्चे। ऐसा लग रहा था जैसे वे समाधि के गेट कीपर हों, जो बिना अनुमति के किसी को अंदर न जाने दें। उन्होंने आसपास देखा और सावधानी से अंदर घुसे। अंदर खूब अंधेरा था और एक सीधा रास्ता दिख रहा था। वे बहुत ध्यान से चल रहे थे, एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं दिखा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। वहां एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिस पर एक सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के सामने एक लड़की खड़ी थी। वह पूरी तरह शांत थी और कुछ सोच रही थी। जैसे ही आहान और बाकी लोग उसके पास पहुंचे, उसने बिना घबराए धीरे मुड़कर कहा, हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? कोई भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह बहुत ताकतवर है। सी लाइन टावर के एक आदमी ने कहा, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लड़की ने मासूमियत भरा चेहरा बनाया और बोली, अच्छा, क्या यह मेरी वजह से है? उसका लहजा ऐसा था जैसे उसने कुछ गलत किया। तभी एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, वह चीज हमें वापस कर दो। उस लड़की का नाम कोमल था। वह समझ गई थी कि अगर ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि श्री मर चुका है, क्योंकि अगर श्री जिंदा होता तो वह इन्हें कभी अंदर नहीं आने देता। उसने पूछा, क्या तुम लोग श्री से मिले? आहान ने जवाब दिया, वह मर चुका है। कोमल ने आहान को घूरा, लेकिन आहान ने चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पूछा, क्या तुमने उसे मारा? आहान ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा। आहान ने आरवन का नाम लिया, लेकिन कोमल समझ गई कि वह कौन हो सकता है। फिर भी उसने कहा, तुम लोगों ने ही उसे मारा होगा। आहान ने दोबारा कहा, नहीं, हमने उसे नहीं मारा। इस बातचीत से ही सी लाइन टावर के लोग तंग आ चुके थे। उनका धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, इस वक्त तुम्हारी बकवास की जरूरत नहीं है। चुपचाप वह चीज हमें लौटा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं तो बस अपने दोस्त के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, वह मर चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके बारे में पूछ भी नहीं सकती। इतना कहते ही कोमल ने उस आदमी की ओर कुछ फेंका। वह चीज इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। वह आदमी के सिर पर चिपक गई। सबने देखा कि वह एक मकड़ी थी। वह आदमी उसे हटाने ही वाला था कि कोमल ने कहा, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तो यह तुम्हें काट लेगी और फिर धीरे धीरे तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसका कोई इलाज नहीं है। मौत के डर से वह आदमी रुक गया। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था और सिर्फ गहरी सांसें ले रहा था। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब तुम शांत हो गए हो। फिर कोमल ने आहान की ओर देखा। वह बहुत शांत और नरम लग रहा था, लेकिन अभी जो उसने किया उसके बाद आहान उसे हल्के में नहीं ले सकता था। कोमल ने पूछा, जिस आदमी ने श्री को मारा वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? आहान ने जवाब दिया, वह श्री की लाश को ठिकाने लगा रहा है। कोमल ने सिर हिलाया और कहा, उसे यही करना चाहिए। पहले वे दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी वजह से वे दुश्मन बन गए। उनमें से किसी एक को तो मरना ही था। उसकी बातें सुनकर आहान को लग रहा था कि उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। उसकी वजह से किसी की जान चली गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था।
कोमल ने आहान को देखा और समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अजीब हूँ ना? आहान चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। तभी कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह गोल्ड कॉइन दे दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। आहान और बाकी लोग हैरान थे। कोमल ने कहा, इस समाधि में एक और रहस्य है। अगर तुम उसे ढूंढ लाए तो मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन दे दूंगी, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। यह सुनकर सबके चेहरों पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था। आहान ने शिवांक और प्रभात की ओर देखा। वे जानते थे कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो वे कोमल की शर्त मानते या फिर खतरनाक समाधि में हमेशा के लिए फंस जाते। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बताओ हमें क्या करना है। कोमल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इस समाधि के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहाँ एक प्राचीन किताब है जो इस जगह के सारे रहस्यों को खोलती है। उसे लाओ और गोल्ड कॉइन तुम्हारा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह एक नया खतरा था, लेकिन उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे उस अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ने लगे जहां पर कदम कदम पर मौत मंडरा रही थी। सो गाइस, आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है एंड नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा एंड टेंशन मत लेना। सच में नेक्स्ट एपिसोड और भी धुआंधार एंड नेक्स्ट लेवल होने वाला है। मज़ा आएगा आपको भी देखकर कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है। सच में आप भी कहोगे सच में मज़ा आ गया। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की स्टोरी लेकर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तक के लिए बाय बाय।